हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे बिहार एसआई मेंस के प्रैक्टिस सेट 7 के बारे में, जिसमें कुल 100 क्वेश्चन होगा। मैथ्स और रीजनिंग भी इंक्लूड किया गया, तो यानी कि पूर्णतः बीपी एसएससी के पैटर्न पे बनाया गया। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपना स्कोर नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आपने आउट ऑफ 100 से कितना स्कोर किया। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजा कनिष्क। ध्यान दीजिएगा, भारत में सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? राजा कनिष्क ने। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए, हिंद यूनानी शासक ने। ठीक है फ्रेंड्स, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने वाले यूरोपीय कौन थे? तो वो हो जाता है आंसर डच। ये तीनों पॉइंट्स याद रखेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है कि बुद्ध के उपदेशों का संग्रह निम्नलिखित में से किस में है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रेंड्स सुत्त पिटक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह सुत्त पिटक में मिलता है और बौद्ध से शिक्षा का जो वर्णन मिलता है वो त्रिपिटक में मिलता है। ठीक है, जातक कथा में फ्रेंड्स बौद्ध के पुनर्जन्म के बारे में जो भी बातें कही गई है वो जातक कथा में देखने को मिलता है। तो इन सभी चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था और कब जो कि गणराज्य बना था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ और 1972 में जो कि एक गणराज्य के रूप में बना था। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं कि बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। ठीक है फ्रेंड्स, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इसलिए ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि झेलम नदी पर स्थित इस परियोजना की पहचान करें, यानी कि चारों ऑप्शंस में से कौन सी जो परियोजना है वो झेलम नदी पर बनाई गई है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रेंड्स तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना जो कि झेलम नदी पे है और ये जम्मू कश्मीर में बनाया गया। ठीक है, दुलहुस्ती परियोजना की बात करें तो ये चिनाब नदी पर जो कि जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। हिडकल परियोजना की बात करें तो ये कहाँ पे पड़ता है? हिडकल परियोजना जो कि कर्नाटक में घाट प्रभा नदी पर बनाया गया। उसी तरह अगर बात करें सतलज परियोजना, तो सतलज परियोजना चिनाब नदी पर ही जम्मू कश्मीर में बनाया गया। तो इन चार चीज़ों को भी आप याद रख सकते हो। अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं कि नोकरेक बायो रिजर्व किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मेघालय। ठीक है फ्रेंड्स, नोकरेक जो बायो रिजर्व है ये जो कि मेघालय में स्थित है। ठीक है, मेघालय में पश्चिमी जो कि गारो हिल्स जिला है उसी में ये स्थित होता है और इसे फ्रेंड्स जो कि यूनेस्को की जो सूची है उसमें कब शामिल किया गया था? 2009 में। ये आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि पद्मावत कथा के संबंध में विचार करें, यानी आपको पद्मावत के बारे में यहाँ पे बात की गई है और इसके बारे में आपको पढ़ना है और राइट आंसर देखना है कि कौन सा कथन सही है। तो एक एक करके पढ़िए और उसके बाद बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके क्लियर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है? पद्मावत हिंदी साहित्य के अंतर्गत फारसी भाषा का प्रसिद्ध महाकाव्य है। क्या ये करेक्ट है? जी नहीं फ्रेंड्स, ये पॉइंट गलत है। क्यों? मैं आपको बता दूं कि पद्मावत जो है हिंदी साहित्य के अंतर्गत, यहाँ पे ये पॉइंट गलत है। क्योंकि ये पॉइंट गलत इसलिए होता है क्योंकि ये सूफी परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य है, न कि फारसी परंपरा का। इस वजह से पहला पॉइंट तो गलत है। सेकेंड पॉइंट देखिए तो इसके रचनाकार मलिक मोहम्मद जैसी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, पद्मावत के रचनाकार कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है कि इस महाकाव्य की जो भाषा है वो फारसी है। देखिए फ्रेंड्स, ये पॉइंट भी गलत है क्योंकि इस महाकाव्य की जो भाषा है वो हिंदी भाषा की अवधि है। ठीक है, हिंदी भाषा की अवधि में ये लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि फर्स्ट और थर्ड दोनों गलत था, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड सही है। इस वजह से हम ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, केवल 2। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि मिशन इंद्रधनुष कहां आरंभ किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मिशन इंद्रधनुष की स्टार्टिंग की गई थी वो गुजरात के बड़नगर जिले में प्रारंभ किया गया था। और इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो आप सभी को पता ही होगा कि देश में सभी राज्यों को पूर्ण टीकाकरण कवरेज के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिशन इंद्रधनुष की स्टार्टिंग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि IR-20 निम्नलिखित में से किसकी प्रमुख किस्म है? किस फसल की ये प्रमुख किस्म है IR-20?
देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धान की एक किस्म है। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि 1937 में द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी किसके द्वारा स्थापित या फिर शुरू की गई थी, ये आपको बताना है। 1937 में द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी किसके द्वारा शुरू की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा स्टार्ट की थी। इनके सहयोगी के साथ इनका जो पिक्चर था, इस लेबर पार्टी में जो पिक्चर ली गई थी, आप स्क्रीन पर पिक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला पॉइंट क्या कह रहा है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिकांग में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिकांग में नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि क्लोरोप्लास्ट। ठीक है फ्रेंड्स, क्लोरोप्लास्ट जो है पादप कोशिकाओं में तो पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। तो बताइए फ्रेंड्स कि वॉशिंग सोडा का उपयोग हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। 1 2 3 को पढ़िए और उसके बाद बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। वॉशिंग सोडा को हम लोग सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, जिसको Na2CO3 × 10H2O लिखते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर का, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 3, यानी कि पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए और घरेलू उद्देश्यों के लिए एक क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पीने के पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता। इस वजह से ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, 1 और 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाग 8। ठीक है फ्रेंड्स, भाग 8 का संबंध संघ राज्य क्षेत्र से है, जिसके अगर हम बात करें आर्टिकल के बारे में तो इसमें आर्टिकल 239 से जो कि फ्रेंड्स 242 तक दी गई है। ठीक है, याद रखेंगे। भाग 6 क्या है, भाग 6 राज्य से संबंधित होता है और भाग 9 की बात करें तो ये पंचायत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्या, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष की थी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष की थी। राइट आंसर है ऑप्शन डी 2009 में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, निम्न में से अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि छठा शिलालेख। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर बात करें पहले शिलालेख में क्या है, तो पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा के बारे में बात की गई है। 5वां शिलालेख क्या बताता है, इसमें धर्म महामांत्रों की नियुक्ति के विषय में बात की गई है। ठीक है, एक चीज़ मैं और क्लियर करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 7वां और 8वां इंपॉर्टेंट है। 7वीं और 8वीं में अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया। अगर हम बात करें 10वें शिलालेख, तो 10वें शिलालेख में अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च जो अधिकारी होंगे हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि पेपर में आपको अक्सर पूछा जाता है, 13वें शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध के बारे में बात की गई है। तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिपली क्या है। तो बताइए फ्रेंड्स कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस रिपली क्या होगा। रिपली का मतलब क्या है, रिपली है क्या। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृत्रिम अंतरिक्ष यात्री। ठीक है फ्रेंड्स, कृत्रिम अंतरिक्ष यात्री। मैं आपको बता दूं कि स्पेस एक्स जो कंपनी है, ठीक है, स्पेस एक्स कंपनी ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से एक रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था 2019 में, जो कि मानव को अंतरिक्ष में ले जाने के उद्देश्य से बनाया गया था। लेकिन फ्रेंड्स उसमें अंतरिक्ष यात्री को नहीं लिया गया, लेकिन उसके स्थान पर एक कृत्रिम यात्री को ले गया था। ठीक है, कृत्रिम अंतरिक्ष यात्री को ले गया था और उसी का नाम रखा गया था रिपली। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संबंधित संस्थानों, यानी कि सूची 1 सूची 2 को आपको मिलान करना है। करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके इसका मैच करते हैं। देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पे स्थित है, तो ये पड़ता है आपका जो कि देहरादून में, यानी कि फर्स्ट का डी के साथ मैच होगा। तो देख सकते हैं फर्स्ट का डी एक ही ऑप्शंस में मिल रहा है, ए का 4 फर्स्ट ऑप्शंस में मिल रहा है। उसी तरह से अगर बात करें सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे पड़ता है, तो ये श्रीहरिकोटा में पड़ता है। ठीक है, ये आपका 2 का फर्स्ट के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ पे पड़ता है, ये हैदराबाद में। तो ये ध्यान देगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून में, लेकिन नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है वो हैदराबाद में पड़ता है।
विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो राइट आंसर हमारा डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रेंड्स इस परत में बादलों का बनना और अन्य मौसमी जो घटनाएं होती है वो नहीं घटती है, इस वजह से इसको आदर्श माना जाता है। अब बात करते हैं कि जो बादल का बनना, अन्य मौसमी जो घटनाएं होती है वो किस मंडल में होती है। तो सभी वायुमंडलीय जो घटनाएं होती है, बादल, आंधी और वर्षा जैसी जो भी होती है, ये सभी फ्रेंड्स जो कि क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, सबसे निचली परत जो होती है उसी में होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित नृत्यों में कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है। ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी कई बार करा चुका हूँ। आपको बताना है फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओटम थुल्लाल। ठीक है, ओटम थुल्लाल को कहते हैं कि गरीबों की कथकली, जिसके बारे में जो कि जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, लाभ का लगान सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था। लाभ का लगान सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, F.A. वाकर। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इस सिद्धांत की जो परिकल्पना की गई थी, परिकल्पना का जो श्रेय दिया जाता है वो ब्रिटिश अर्थशास्त्री सीनियर और मिल को दिया जाता है, लेकिन फ्रेंड्स इसको प्रस्तुत करने का जो श्रेय दिया जाता है वो अमेरिकी जो अर्थशास्त्री हैं F.A. वाकर को दिया जाता है। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कब की गई थी। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था। इसका राइट आंसर है 11 मई 2000। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे बात करें अगर 11 मई बहुत इंपॉर्टेंट एक डेट है, और ये डेट क्या है, आई होप कि आपके माइंड में अब तक आ जाना चाहिए था। देखिए 11 मई को जो कि फ्रेंड्स राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल होने का गौरव किसे प्राप्त है। भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल होने का गौरव किसे प्राप्त है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड कैनिंग। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो कि हम कह सकते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक को। ठीक है फ्रेंड्स, अंतिम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय था। इन सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखिए क्या है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्य कौन से। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्य कौन से। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 9 डिग्री चैनल के बीच स्थित है। जो 9 डिग्री चैनल है वो किसके बीच स्थित है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, इन सभी के बारे में आपको एक बार ट्रिक के माध्यम से अच्छे तरीके से याद कराया था। वो ट्रिक क्या था, मामी लक्ष्मी छोटी कार में। मामी का मतलब मालदीव और मिनी का 8 डिग्री चैनल पे। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको लिख देता हूँ, 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री। इसका ट्रिक मैंने क्या बताया, मामी लक्ष्मी छोटी कार में। ठीक है फ्रेंड्स, मामी लक्ष्मी छोटी कार में। मामी का मतलब मैंने आपको क्या बताया, यानी कि मालदीव और मिनिकाय को 8 डिग्री अलग करता है। उस तरह से 9 डिग्री बात करें तो मामी लक्ष्मी, यहाँ पे लक्ष्मी आता है। लक्ष्मी का मतलब लक्षद्वीप और मिनिकाय, जो कि 9 डिग्री अलग करता है। तो लक्षद्वीप और मिनिकाय, लक्षद्वीप की राजधानी कवारती होता है, और यहाँ पे फ्रेंड्स मिनिकाय को अलग कर रहा है 9 डिग्री चैनल। उसी तरह से 10 डिग्री चैनल की बात करें तो छोटी कार में, यानी कि छोटा अंडमान कार निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। इस ट्रिक को आप याद रखिएगा तो डेफिनेटली 8, 9 और 10 डिग्री चैनल से क्वेश्चंस नहीं फंसेगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि केरल। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में तंसा बांध किस राज्य में स्थित है। तंसा डैम जो है वो बताना है आपको किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि महाराष्ट्र। ठीक है फ्रेंड्स, ये मुंबई के नज़दीक में पड़ता है और इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला पॉइंट क्या करें, निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य ओजापाली है। तो बताइए फ्रेंड्स कि ओजापाली जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आसाम। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, याद रखेंगे ओजापाली। वित्तीय प्रशासन के लिए कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है।
वित्तीय प्रशासन के लिए कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो राइट आंसर होगा संसद के निम्न सदन के प्रति, यानी संसद के निम्न सदन के प्रति का मतलब लोकसभा के प्रति। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? भारत के संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। यानी आपको यह बताना कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 124 के 2। ठीक है फ्रेंड्स, 124 के 2 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पटकाई पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पूर्वांचल। ठीक है, पूर्वांचल से संबंधित होता है, पूर्वांचल श्रृंखला से, जो कि पटकाई पहाड़ियां। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर, ध्यान दीजिएगा, धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से इसको कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर का, तो धरातल से केंद्र की ओर हम बात करें, यहाँ से लेके अंदर की तरफ हमें जाना है, तो कैसे कर सकते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, ऊपर में सबसे पहले क्या होता है? सियाल। ठीक है, उसके बाद जो होता है बीच में सीमा और लास्ट में नीफे, यानी कि सियाल, सीमा, नीफे। तो सियाल, सीमा और नीफे 2 1 3 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि यदि दो स्थानों के बीच समय के अंतर 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर क्या होगा? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस चीज़ को समझने के लिए फ्रेंड्स आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, 2 घंटे और 20 मिनट का मतलब कि 140 मिनट की बात की जा रही है। ठीक है, 140 मिनट। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि देखिए, अगर जो देशांतर जो होते हैं वो अगर हम बात करें कि एक डिग्री जो होता है 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर है। ठीक है, 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर, तो हम ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो इसको देखिए 60 मिनट अगर बात करें तो 60 मिनट यानी कि अगर 15 से गुना करते हैं तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटे के बराबर होता है। उसी तरह से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि 140 मिनट जो है वो कितने के बराबर होगा? तो 15/60 गुने 140। ठीक है, 15 चौका 60 और 35 चौका 140, तो 35 डिग्री इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री का मतलब 4 डिग्री होता है। 1 डिग्री को क्रॉस करने में 4 मिनट का समय लगता है। उसी तरह से अगर 60 मिनट निकालें तो 15 डिग्री को क्रॉस करने में 1 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, 35 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या है, पृथ्वी की आयु के आधार पर निम्नलिखित कालों यानी कि ईरा युग के बारे में बात की जा रही है। सही क्रम जो आपको बताना है कि क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4 3 2 1 प्रोटोजोइक। अगर बात करें उसके बाद तो पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सिनोजोइक। इसको याद करने के लिए छोटा सा मैं आपको तरीका बताता हूँ, उस तरीके को आप याद रखिएगा। देखिए प्रो प्लेयर, ठीक है, कह सकते हैं कि प्रो प्लेयर जो मेसी, आपने मेसी का नाम सुना होगा, फुटबॉलर जो है मेसी। ठीक है, प्रो प्लेयर मेसी। प्रो का मतलब प्रोटोजोइक और प्लेयर में आप ध्यान से देखिएगा तो प से भी स्टार्ट हो रहा है, तो प्लेयर में यानी कि फ्रेंड्स पैलियोजोइक कह सकते हैं। मेसी के मतलब मिसोजोइक और सी का मतलब सिनोजोइक। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि प्रो प्लेयर मेसी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। बस ये छोटा सा ट्रिक है, अगर आपको याद रखना है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं याद रखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि बैरकपुर। ठीक है, बैरकपुर कहाँ पे पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सिरी का किला नामक चूंकि स्मारक का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सिरी का किला का निर्माण किसने कराया था, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जमैत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सिरी का किला, हजार खंबा महल, ये सभी का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो इनमें से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कौशाम्बी जो था वो मगध साम्राज्य की राजधानी कभी नहीं था। ठीक है, बाकी गिरिब्रज, राजगिरी और यहाँ पे अगर बात करें पाटलिपुत्र, ये सभी मगध की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैन ग्रंथ के किस निकाय में महाजनपदों का वर्णन मिलता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा।
अगर आप इसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक करेंगे तो बहुत बड़ी मिस्टेक आप कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे अंगुत्तर निकाय को टिक करते हैं तो ये आपका गलत हो जाता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय होता है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय जो एक प्रकार का बौद्ध ग्रंथ होता है और इसमें 16 महाजनपदों के बारे में मिलता है। उसी तरह से अगर जैन ग्रंथ के बारे में बात करें तो भगवती सूत्र जो है वो जैन ग्रंथ है और ये इसमें जो कि 16 महाजनपदों की सूची इसमें दी गई है। तो ये दोनों बहुत अच्छे प्रश्न है, इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुरानी नवीन जलोढ़ मिट्टी अन्य किस नाम से जानी जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको याद रखने की छोटा सा आप ट्रिक याद रख सकते हो, खान बापू। ठीक है, खान बापू। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए खान का मतलब क्या हुआ, खादर नई जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, खादर नई जलोढ़ मिट्टी। उसी तरह से अगर बात करें तो बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो कहने का मतलब बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि पूछा गया था पुरानी नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं। तो बांगर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या करे कि निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नीलगिरी पहाड़ियां। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। असम की बराक घाटी किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। असम की बराक घाटी किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं। आपको पता है कि असम की जो बराक घाटी होती है वो चाय की खेती के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, चाय की खेती के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीएसटी के लागू होने के पश्चात शराब पर कितना प्रतिशत टैक्स लगता है। तो बताइए शराब पर कितना प्रतिशत टैक्स लगता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0%। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जीएसटी के लागू होने पर शराब, पेट्रोलियम, बिजली इन सभी को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया। ठीक है, आपको पता है कि जीएसटी के तहत 4 टैक्स स्लैब बनाए गए हैं, जो कि 5%, 12%, 18% और 28%। और जो सबसे अधिक टैक्स आते हैं वो 12 और 18% के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन पेट्रोलियम, शराब और बिजली इन सभी को बाहर रखा गया, इसलिए 0% करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुलाम वंश के किस शासक ने सिजदा और पैबोस प्रथा का परिचालन किया था या फिर शुरुआत की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बलबन ने स्टार्ट की थी। ठीक है फ्रेंड्स, सिजदा और पैबोस की जो प्रथा थी इसको बलबन ने शुरू की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार राज्य परिषद और विधान परिषद का कार्यकाल जो कि इस प्रकार था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रेंड्स राज्य परिषद 5 वर्ष और अगर बात करें विधानसभा परिषद वो 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या करें कि लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए विधि आयोग ने सिफारिश किस वर्ष की थी। तो ध्यान दीजिएगा, विधि आयोग ने सिफारिश किस वर्ष की थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कुछ लोगों ने इसका राइट आंसर 1926 भी किया होगा। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पे इसकी स्थापना नहीं पूछा जा रहा है, इसकी जो कि सिफारिश पूछी जा रही है। ठीक है, 1924 में इसकी सिफारिश की गई थी और इसका गठन 1926 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 1924 राइट आंसर। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि भारत में 1919 के तहत भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, लेकिन फ्रेंड्स 1924 में इसको विधि आयोग ने सिफारिश किया था। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि असम हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के मध्य। असम हिमालय का जो विस्तार है वो तिस्ता और दिहांग नदी के बीच है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत और भूटान के बीच सीमाएं जो है कितने राज्यों से मिलती हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि भारत के वो कितने राज्य हैं जो कि भूटान के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए, जिसमें 4 कह सकते हैं। अब वो 4 कौन कौन से राज्य हैं, तो इसको आप याद रखने के लिए साब याद रख सकते हैं। भूटान के साब जो हैं वो भारत आए हुए हैं। देखिए एस का मतलब सिक्किम, ए का मतलब असम और ए का मतलब अरुणाचल प्रदेश और बी का मतलब बंगाल। आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। मैंने आपको इसके बारे में ऑलरेडी एक पूरी वीडियो बनाई है जिसमें पड़ोसी देशों के साथ कौन कौन से भारतीय राज्य टच करते हैं। ठीक है, नहीं देखा है तो आप ज़रूर उसको देख लीजिएगा। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है। अच्छा, एक चीज़ मुझे आप कमेंट्स करके बताइए कि भारत और भूटान के बीच जो है वो कितनी लंबी सीमा साझा करती है, कितने किलोमीटर की लंबी सीमा साझा होती है। ठीक है, चलिए
क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है फ्रेंड्स, चित्रकला में पट्टचित्र शैली खालिस्तान की सबसे पुरानी और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में एक है। तो बताइए चित्रकला में पट्टचित्र जो शैली है वो किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उड़ीसा। ठीक है फ्रेंड्स, उड़ीसा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। किस भारतीय राज्य से वारली आर्ट जो कि प्रारंभ हुआ, वारली आर्ट का प्रारंभ किस राज्य से हुआ है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। ठीक है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी धर्मपाल। ठीक है फ्रेंड्स, धर्मपाल जो कि कह सकते हैं कि पाल वंश का सबसे महान शक्तिशाली शासक था। ठीक है, अगर बात करें कि पाल वंश की स्थापना किसने की थी, गोपाल। और बात करें गोपाल ने किसकी स्थापना की थी, तो फ्रेंड्स गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी, लेकिन फ्रेंड्स उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खेल में क्वाक्स शब्द जुड़ा हुआ है। तो बताइए फ्रेंड्स कि क्वाक्स जो शब्द है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी से यानी कि बोट रेसिंग। ठीक है, बोट रेसिंग से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित का मिलान आपको करना है संगठन और जो कि हेडक्वार्टर के साथ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। एक एक करके देखते हैं। एडीबी फिर से एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय फिलीपींस में पड़ता है, यानी कि 3 का डी के साथ कहाँ पे मैच कर रहा है। तो 3 का डी 3 का डी 3 का डी। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टार्टिंग करते हैं आईएमएफ से। तो आईएमएफ की जो फ्रेंड्स कहाँ पे पड़ता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाशिंगटन डीसी, यानी फर्स्ट का बी के साथ कहाँ पे, चलो फर्स्ट का बी के साथ सभी मैच कर रहा है। ओके, आगे देखते हैं डब्ल्यूटीओ। देखिए डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जो हेडक्वार्टर जिनेवा में पड़ता है, यानी 2 का ए के साथ। तो 2 का ए के साथ या तो यहाँ पे एक हो या तो यहाँ पे, लेकिन फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर ये होगा क्योंकि 3 का डी होना चाहिए था। 3 का डी यहाँ पे नहीं है, इस वजह से राइट आंसर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, सार्क का जो कि कहाँ पे, तो सार्क का काठमांडू। सिर्फ एक ही देखते तो ऑप्शन हमारा क्लियर होता है। सार्क का जो कि मुख्यालय काठमांडू में पड़ता है। 4 का सी के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, राज्य के विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत व्यवस्था की गई है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 332 जो होता है वो विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए आरक्षण की बात की जाती है। अगर आर्टिकल 330 की बात करें तो 330 में लोकसभा में एससी और एसटी के आरक्षण की बात की जाती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संगन कुल्लू। ठीक है फ्रेंड्स, संगन कुल्लू जो नवपाषाण स्थल है, राख की टीला प्राप्त हुआ था। यह स्थल किस राज्य में स्थित है, बताइए। संगन कुल्लू नवपाषाण स्थल जो कि राख का टीला यहाँ से प्राप्त हुआ था, यह किस राज्य में स्थित है। तो संगन कुल्लू पड़ता है जो कि कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंथेटिक फाइबर के संदर्भ में सही है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 2 3 यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 56। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है किसके अंदर एलियोओली जैसी गुब्बारे जैसी एक संरचना होती है, बताइए। एलियोओली होती है वो किसके अंदर एक गुब्बारे जैसी संरचना होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फेफड़ा। साइंस के वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, एलियोओली जो होती है गुब्बारे जैसी संरचना फेफड़े में होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब एक वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तो इसकी या फिर इसका क्या फर्क पड़ता है, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तो फ्रेंड्स इसकी कुल स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इनसेक्ट 3A। ठीक है, इनसेक्ट 3A के संदर्भ में विचार करना है। 1 और 2 दोनों पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे आपको ये बताना कि कथन गलत है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि कौन सा कथन गलत है।
तो बात करते हैं पहले और दूसरे पॉइंट को। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि इसरो द्वारा निर्मित एक बहुउद्देशीय उपग्रह है, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसे अप्रैल 2003 में लॉन्च किया गया था, ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमें यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा कथन गलत है, यानी कि दोनों में से कोई भी कथन गलत नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे, नहीं एक और नहीं दो। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थित है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद में स्थित है। सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में पड़ता है। निम्नलिखित कथनों से बेरोजगारी की पहचान करें। ठीक है फ्रेंड्स, बेरोजगारी के प्रकार की पहचान करना, ये किसके बारे में कही जा रही है? तो पहला पॉइंट में क्या कह रहा है कि जरूरत से ज़्यादा लोग कार्यरत हैं। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि यदि अतिरिक्त कार्यरत लोगों को हटा दिया जाता है तो उत्पादन में कोई गिरावट नहीं आती है। तो ये सभी जो पॉइंट्स बात की जा रही है वो प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में की जा रही है। और इसके बारे में आपको फ्रेंड्स लास्ट जो इकोनॉमिक्स वाला मेरा 10 पार्ट था उसके बारे में आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बताया था कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है ये आपको बताना। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सागरीय, या फिर इसको महासागर कह सकते हैं। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। काफ़ी अच्छा प्रश्न ये बनता है। अगला क्वेश्चन क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो बताइए फ्रेंड्स कि कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण माना जाता है? तो जो लाइकेंस होता है एक प्रकार का वायु प्रदूषण का सूचक का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पंचायतों के सभी निर्वाचन के लिए मतदान सूची तैयार करने, चुनाव की निगरानी और दिशा निर्देश और सभी चुनावों के संचालन का अधिकार होगा, किसका होगा बताइए। अगर आपने इस ऑप्शन बी को टिक किया तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि यहाँ पे पंचायतों के बारे में बात कीजिए और पंचायत जो कि राज्य के संदर्भ में बात की जाती है, इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग का। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स कि केंद्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा अधिनियम केंद्र एवं प्रांतों के बीच की विधायिक शक्तियों को विभाजित करता है? कौन सा अधिनियम केंद्र और प्रांतों के बीच की विधायिक शक्तियों को विभाजित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। किस सूक्ष्म जीव के कारण एथलीट फुट नामक बीमारी होती है? एथलीट फुट नामक जो बीमारी होती है वो किस कहते हैं, किसके कारण होती है, किस आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, एथलीट फुट जो बीमारी होती है वो किसके द्वारा होती है? टीनिया पेडिस नामक कवक के कारण होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, टीनिया पेडिस नामक कवक होता है, उस वजह से एथलीट फुट नामक बीमारी हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन है जो कि 1253 से 1325 तक के जीवित थे और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में जाना जाता था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमीर खुसरो। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था। यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, तो आप सभी को ध्यान से सुनिएगा। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। ठीक है, इनका जन्म यूपी के पटियाली में हुआ था 1253 ईस्वी में। और ये किसके शिष्य थे? तो सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे। ठीक है, याद रखेंगे। और इनको एक और उपनाम से जाना जाता था, तोतिए हिंद। ठीक है फ्रेंड्स, तोतिए हिंद या फिर हिंदुस्तान का तोता कह सकते हैं, जाना जाता था अमीर खुसरो को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विभिन्न देशों में विकास की तुलना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा संकेत होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ध्यान से पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन सुमेलित नहीं है।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, जो कि फ्रेंड्स ये गलत है। क्यों? क्योंकि दबीर ए मुमालिक जो कि राज्य खुफिया सेवा के प्रमुख को नहीं कहते थे। दबीर ए मुमालिक एक प्रकार के मुख्य सचिव होते थे, ठीक है फ्रेंड्स। जबकि अगर हम बात करें राज्य खुफिया सेवा के प्रमुख को क्या कहते थे, तो इसको कहते थे बरीद ए मुमालिक, ठीक है, बरीद ए मुमालिक। बाकी ऑप्शंस में कोई दिक्कत नहीं, आप इन सभी को याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स कि हर्ब जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, सर्ब क्या था, ठीक है, हक ए सर्ब क्या था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। एक प्रकार का सिंचाई से होने वाला एक कर था, ठीक है, सिंचाई कर था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो बताइए यहाँ पे कौन एक गलत तरीके से मैच किया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी के सभी यहाँ पे जो मिलान किया गया वो बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी गलत नहीं है। इस वजह से राइट आंसर हमारा डी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू कब किया था? तो बताना फ्रेंड्स कि अल हिलाल का जो स्टार्टिंग किया गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, कब? तो 1912 ईस्वी में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो बताइए फ्रेंड्स कि सही मिलान नहीं है, ये आपको बताना है कौन सही नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम वारेन हेस्टिंग्स बिल्कुल करेक्ट है, 1784 से इसका संबंध है। व्यक्तिगत सिद्धांत बिल्कुल करेक्ट है कि डलहौजी ने स्टार्ट किया था। वर्नाकुलर स्पेस एक्ट कनिंग्स, जो ये आप गलत है, कैनिंग नहीं होगा यहाँ पे। वर्नाकुलर स्पेस एक्ट की जो स्टार्टिंग की थी, लागू किया था लॉर्ड लिटन ने, लेकिन उसको रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। तो यहाँ पे दोनों में से किसी के साथ मैच नहीं करता है, इस वजह से इसको गलत कहेंगे। इल्वर्ट बिल बिल्कुल करेक्ट है, तो राइट आंसर हमारा सी होगा, जो कि ये गलत तरीके से मैच किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर डचों ने अपने सबसे पहले कारखाने की स्थापना की थी? बात यहाँ पे डचों की जा रही है, ध्यान दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रेंड्स मछलीपट्टनम। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे कि बंगाल में तेभागा किसान आंदोलन की मांग क्या थी? तेभागा किसान आंदोलन जो बंगाल में हुआ था, इसका जो मांग था वो क्या था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फसल के आधे से एक तिहाई तक जमींदारों की हिस्सेदारी में कमी। देखिए फ्रेंड्स, उनका ये नारा था कि तिभागा चाई, ठीक है, तिभागा चाई नारा था, अर्थात हमें 2/3 भाग चाहिए। इस आंदोलन का प्रमुख नारा था, ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में सही कालक्रम आपको बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें फर्स्ट के बारे में, तो फर्स्ट यानी कि उड का जो आदेश पद था, उड डिस्पैच जिसको कहते हैं, वो 1854 में लागू हुआ था, ठीक है। अगर हम बात करें सेकंड मैकाले का जो मिनट था शिक्षा पर, तो ये 1835 में इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के बारे में बात कही थी, सेकंड नंबर। थर्ड क्या कह रहा है कि सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, जो सर्जेंट आयोग का जो गठन किया गया था 1944 में किया गया था। भारतीय शिक्षा जिसको हंटर कमीशन कहते हैं, हंटर कमीशन शिक्षा पे आधारित के लिए 1882 में किया गया था, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो अब आप इसको मैच करके देख सकते हैं कि कौन सबसे पहले हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो 1835 यानी कि 2 होना चाहिए, उसके बाद 1854 1 होना चाहिए, उसके बाद 1882 जो कि 4, और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि 1944 3। तो 21 43 ऑप्शन ए काफ़ी अच्छे तरीके से मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं, प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय के अध्ययन का प्रतिनिधित्व किया। बताइए, प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय ने अध्ययन का प्रतिनिधित्व किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महायान बौद्ध धर्म का। ऑप्शन ए राइट आंसर है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसिफ अली खालिस्तान में भूमिगत गतिविधियों की एक प्रमुख महिला आयोजन थी। अरुणा आसिफ अली का संबंध बात करें तो राइट आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन से। अब आपके लिए एक छोटा सा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित जितनी भी पॉइंट्स आपको याद हो, आप नीचे मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। प्लीज़ यार, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, जितने भी पॉइंट्स आपको जानते हैं, चाहे एक ही वर्ड चाहे 2 वर्ड, आप जरूर लिखा कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? तो बताइए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समान जो नागरिक संहिता का संबंध है वो अनुच्छेद 44 से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस युग में सही मिलान नहीं है? तो ध्यान से बताइए फ्रेंड्स कि कौन सा मिलान यहाँ पे गलत तरीके से मैच किया गया। सुमेलित नहीं है,
तो देखिए एक एक करके देखते हैं। विटामिन डी, तो विटामिन डी बात करें तो कॉड यकृत तेल। देखिए फ्रेंड्स विटामिन डी अगर बात करें तो सबसे मुख्य स्रोत तो विटामिन डी का जो कि सूर्य का प्रकाश माना जाता है, और साथ ही साथ कॉड जो मछली का तेल होता है वहाँ से भी ये यकृत तेल बिल्कुल करेक्ट होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। विटामिन ए की बात करें तो गेहूँ अंकुर तेल, ये भी इसका करेक्ट होता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। और विटामिन के का संबंध अल्फा से भी मिलता है। फ्रेंड्स हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे तीनों के तीनों मिलान बिल्कुल सही है, इस वजह से राइट आंसर होगा हमारा सभी सुमेलित है। ऑप्शन डी करेक्ट है, कोई भी गलत नहीं किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है, स्क्रीन पे पिक्चर देख सकते हैं। राम और श्याम की वर्तमान उम्रों का अनुपात 8:9 है। यदि 7 वर्ष पहले राम की उम्र 25 वर्ष थी तो श्याम की उम्र कितनी होगी। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, और इस क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे राम और श्याम की वर्तमान उम्र का अनुपात दिया गया है, तो मैं मानता हूँ कि राम और ये श्याम, ठीक है फ्रेंड्स, राम और श्याम, इनके वर्तमान उम्र का जो रेशियो दिया गया 8:9 दिया गया। लेकिन एक और हमारे पास कंडीशन यदि कह रहा है कि यदि 7 वर्ष पहले राम की उम्र 25 वर्ष थी। देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व जो है वो राम की आयु हमारे पास 25 वर्ष दी गई है, लेकिन इस रेशियो के थ्रू हम नहीं कर सकते क्योंकि ये वर्तमान का रेशियो और ये 7 वर्ष पूर्व का है। तो हम ये कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसको हम क्या कर सकते हैं कि वर्तमान के ओर कर सकते हैं। ठीक है, यानी 7 वर्ष पूर्व 25 वर्ष थी, तो अगर इसमें हम 7 को जोड़ देते हैं तो ये प्रेजेंट में आ जाता है, तो 25 और 7 कितना होता है 32। अब हम ये कह सकते हैं कि राम की जो अनुपात है यानी कि 8x के इक्वल हम कर सकते हैं 32। ठीक है, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 8x बराबर 32 और x इक्वल टू फ्रेंड्स यहाँ पे 4 हो जाता है। अब हमारे पास x की वैल्यू निकल गई, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा था कि श्याम की वर्तमान उम्र कितनी है। तो देखिए ये राम का था और ये श्याम का था, तो श्याम का हम यहाँ पे क्या करेंगे 9x यानी कि 9 गुने कर सकते हैं 4। 36 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि आप ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 82 में क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग के 7 गुनी है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कितना इजीली ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, आपको इसमें बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे कह रहा है कि इनके अंकों को पलटने से जो संख्या बनती है वह मूल संख्या से 18 कम है, तो हमें बताना है कि वह संख्या कितनी है। देखिए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑप्शंस का सहारा लेते हैं, और ऑप्शंस देखिए हमारे पास क्या लिखा गया। ऑप्शंस फ्रेंड दिया गया कि 52 है, 42 है, 62 और एक और ऑप्शन है जो कि 72। अब इस क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और ऑप्शंस को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग से 7 गुनी है। जो 2 अंकों की संख्या है वो अपने अंकों के योग से 7 गुनी है। तो हम देखिए फ्रेंड्स ये अगर इन दोनों का योग करते हैं तो कितना होता है 5 और 2 7, ठीक है। लेकिन 7 का ये फ्रेंड्स कितना गुना कह रहा है 7 गुना। क्या ये 7 का 7 गुना है? बिल्कुल नहीं, ये कट गया। ऑप्शन से इसको उठाते हैं, 7 और 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6। अब ये 7 गुना है कि नहीं, देखिए 7 से गुना करते हैं तो 42 आ जाता है, यानी हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। आगे भी करके देख लेते हैं कोई और ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं। आगे देखते हैं, और ये देखिए 6 और 2 कर 8 करेंगे, और 8 को अगर हम 7 से गुना करते हैं तो ये 8 से 56 होता है, लेकिन ये नहीं, यानी कि ये भी खत्म। इसको अगर देखते हैं 7 और 2 9, 9 में फ्रेंड्स ये 7 से गुना करते हैं तो कितना होता है 9 से 63 आना चाहिए था, लेकिन ये भी नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा राइट आंसर जो कि 42 करेक्ट होता है। इतना तो ठीक है, लेकिन आगे भी देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा था। एक और कंडीशन कह रहा है कि इसके अंकों को पलटने से जो संख्या प्राप्त होती है वह मूल संख्या से 18 कम है। तो हम मानते हैं फ्रेंड्स कि हमारे पास अंक जो मिल गया वो 42 मिल गया। अगर हम इसके अंक को पलट देते हैं तो पलटेंगे तो क्या बनेगा 24 बन जाएगा, ठीक है। पलटेंगे तो 24। अब इसको आप घटा करके देखिए कि 18 नहीं, 12 में से 4 गया तो 8 और 3 में से गया, यानी कि 18 आ गया। कहने का मतलब कि हमारा जो कि ऑप्शन बी काफ़ी अच्छे तरीके से सूटेबल हो जा रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 83 में क्या दिया गया कि 3 क्रमागत संख्याओं का जो योग है वो 18 है। तो अगली 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या हुआ। देखिए फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए कई सारे मेथड होते हैं जो कि x मानकर भी बनाया जाता है, लेकिन मैं आपको एक अलग सा मेथड बताता हूं जिसमें आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग जो कि 18 दिया गया। तो मैंने आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जब भी किसी लगातार संख्या का योग दिया रहता है, अगर वो मानते हैं 3 क्रमागत संख्या, तो अगर आप इसको 3 से डिवाइड करते हो तो वो बीचों बीच की संख्या निकलती है, यानी कि जो 6 हुआ वो बीचों बीच की संख्या हुआ। तो इसके क्रमागत की बात करें तो यानी कि 5, 6 और 7 होगा, यही 3 क्रमागत संख्या थी,
ठीक है, इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो 18 आता है कि नहीं, ऐड करके देख लीजिए, 6 5 11 और 11 7 18। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे ये पूछा रहा है कि अगली 3 जो कि क्रमागत संख्याएं कौन सी होगी। तो अगली 3 क्रमागत संख्याएं के फ्रेंड्स हम मान सकते हैं कि 7 है, तो ये अगला जो 8 होगा, 9 होगा और 10 होगा। ठीक है, अब हमें योग निकालना, तो इनको जोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको 3 संख्याएं आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 3 27, यानी कि 9 से अगर गुना करते हैं 27 हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपने समझा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम किस तरह से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 84 में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है और यदि उसकी आय 20% की वृद्धि हो जाती है और उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो हमें यह बताना है कि उसका बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, बस आपको थोड़ा सा इसमें समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 84 हम सॉल्यूशन कर रहे हैं और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पहले मानते हैं फ्रेंड्स उसकी जो आमदनी थी, वो आय थी, वो 100% था, ये हम मान के चलते हैं। ठीक है, वो क्या करता है कि खर्च कर देता है 75%, तो बचत कितना करता होगा, आपको पता होगा कि 75% खर्च करेगा तो 25% की बचत करेगा। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि पहले जो उसका 100 था, अब उसकी आय मानते हैं कि 120% हो जाती है, 120 हो जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम मानते हैं कि उसकी अब जो आय हो जाती है वो 120% हो जाती है। ठीक है, यानी कि 20% की वृद्धि हो जाती है। अब क्या कह रहा है कि उसकी खर्च में, ठीक है ध्यान दीजिएगा, कि उसके खर्च में 10% की वृद्धि होती है। तो हम पहले मानते हैं फ्रेंड्स उसका जो खर्च था पहले 75% था, अब उसका जो खर्च हो रहा है 10% बढ़ जाता है, यानी कि 75 का 110 और नीचे हम लिख सकते हैं 100। ठीक है, इसको हम घटाते हैं, देखिए 25 3 75, 25 चौका 100, ये 2 हो गया आपका, ये ऊपर में आपका 55 हो जाता है। ठीक है, 55 तिया करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 5 3 15, 5 3 15 1 16। ठीक है, कोई मल्टीप्लाई करेंगे तो कह सकते हैं 82.5% हो जाता है। पहले उसका जो खर्च था वो 75% था, अब जो उसका खर्च हुआ वो 82.5% है। अब उसका बचत कितना होगा, अब आप समझ सकते हैं कि जो 120 रुपये वो कमा रहा है और उसमें 82.5% खर्च कर देता है, तो उसकी जो बचत होगी आप कह सकते हो इजीली कि उसकी जो बचत होगी वो 37.5% होगी। ठीक है, 37.5%। लेकिन फ्रेंड्स हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले की जो बचत थी 25% थी, अब की जो बचत है वो 37.5% है। तो क्या हुआ, इन दोनों का डिफरेंसेस देखेंगे कि इन दोनों का डिफरेंसेस कितना होता है। तो दोनों का डिफरेंस आप कह सकते हो फ्रेंड्स कि 12.5 का डिफरेंसेस है। ठीक है, 12.5 कितने पे हम अगर निकालना चाहे परसेंटेज, तो 25 पहले वाला परसेंट, गुना में हम 100 लिख सकते हैं। इसको कैलकुलेशन करेंगे इजिली, नीचे में इसको 0 कर देता हूँ। अब देखिए 25 5 हो गया 125। ठीक है, 5 से इसको हटाता हूँ 2 बार में और ये आपका 5, यानी कह सकते हैं कि 50% उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। 50% की वृद्धि होती है, पहले जो कि 25% था अब 37.5% हो जाता है, यानी कि 50% की वृद्धि हो जाती है। क्लियर। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 85 हमारा क्या दिया गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना सेकंड आप ले सकते हैं, तो डेफिनेटली अगर मैं बोलूं कि इस क्वेश्चंस को बस मैं देखते ही सॉल्व कर सकता हूं, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, तो आप कहोगे कि यार ये क्या मजाक है। बिल्कुल मजाक नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे इस क्वेश्चन को किया जाता है। इसमें कुछ नहीं करना होता, जो क्वेश्चन आपसे पास दिया गया आप उसको देख कर ही आंसर टिक करके आगे बढ़ सकते हो। देखो मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स किस तरह से क्वेश्चंस में आपको लिख लेता हूँ, बस इसमें कुछ करना नहीं है, बस क्वेश्चंस को एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इतना मैं लिखना नहीं चाहता हूँ, बट जो भी हो बस देख लीजिए एक बार। चलो इतना मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक है, आगे जो भी हो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे का बस लिख लेता हूँ 3 और नीचे में देखिए ये 8 लिखा है, सर्ड लिखा गया, ये जो कि 8 दिया गया। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको इससे पहले का जो ऑफलाइन हमारा जो होता था उसमें मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कहता है। आपको बस अगर रूट में इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया हो और यहाँ पे प्लस का साइन हो, तो बस आपको ये देखना होता है कि इसके जस्ट बाद का स्क्वायर क्या होता है। इसके जस्ट बाद का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 का हम 4 लिखेंगे, बस उसमें कुछ नहीं। इसके जस्ट बाद का जो भी स्क्वायर हो आपको लिखना प्लस का साइन होना चाहिए। अगर माइनस का साइन हो तो इससे पहले की देखते हैं, और प्लस का साइन हो तो उसके बाद का देखते हैं। तो 10 के बाद क्या आता है, स्क्वायर 16 आता है, तो 16 का हम क्या लिख सकते हैं, रूट में तो 4 और नीचे में देखिए फ्रेंड्स सर्ड में जो कि 8 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2। तो इसका राइट आंसर क्या होता है 2। देखकर ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था। आप उसको पूरा को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप उस पूरा को तोड़ेंगे तो देखिए एक 225 है, 225 का आप लिखोगे तो 15 154 में जोड़ोगे तो फिर 169 होगा। 169 का फिर से 13 निकलेगा, 108 में 13 को जोड़ो 121 फिर से 11 का हुआ, और 25 में 11 जोड़ेंगे तो 36 यानी कि 6, और फिर से 10 में 6 को जोड़ोगे तो 16, और 16 का मतलब फिर से आप 4 लिखोगे। तो टोटल का ना लिखने का मतलब डायरेक्ट आप इसको कर सकते हो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 86 हमारे पास क्या कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है जो कि एलिगेशन से लिया गया।
30% एल्कोहल वाले एक मिश्रण को 50% एल्कोहल वाले एक मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण में 45% एल्कोहल हो। देखिए इस टाइप का जब क्वेश्चन आपके पास दिया गया हो, एक जो कि बाद में बोला जाता हो कि मिलाने पर मिश्रण में 45% हो, मतलब कि जो मिश्रण बीच में दिया था उसको अगर आप इस टाइप से क्वेश्चन दिखे तो आप समझ जाना कि वो एलिगेशन का मेथड का क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 30%, एक तो था 30, ठीक है, दूसरा था 50, इन दोनों को मिक्सचर करके एक नया मिश्रण जो बनाया गया जिसमें 45% एल्कोहल होता है। ये आपका 30% था, ये आपका 50%, और जो तीसरा बनाया जाता है वो 45% का मिश्रण होता है। ठीक है, तो हमसे ये पूछा कि वो किस अनुपात में मिलेगा। तो आपको पता है कि पहले इसमें से इसको घटाते हैं, 50 में से 45 को घटाएंगे तो 5, और इन दोनों में से घटाएंगे। ऐसा नहीं होता है कि बड़े छोटे वाले से में से बड़े घटा, हमेशा आपको डिफरेंसेस देखना होता है जो कि बड़े में से छोटे को घटाना होता है। इसका कोई इसमें रूल नहीं है कि घटा करके लिखना इसमें से इसी में से, नहीं, ऐसा कोई मतलब नहीं होता, आपको बस डिफरेंसेस देखना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 30 और 45 का डिफरेंस देखेंगे तो 15, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब इन दोनों का अनुपात देखते हैं, यानी कि इन दोनों का अनुपात कितना होगा, 5:15, तो यानी कि 1:3। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 1:3, जो कि ऑप्शन बी को हम टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 87 हमारा क्या कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर लंबी एक तार को मोड़कर वर्ग और फिर समकोण त्रिभुज बनाया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। और वर्ग की एक भुजा को त्रिभुज का आधार रखा जाता है। तो हमसे ये पूछा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करें कि 24 सेंटीमीटर लंबी एक तार को मोड़ करके वर्ग बनाया जाता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो 24 सेंटीमीटर है ये वर्ग के रूप में डाला जाता है। तो यानी कह सकते हैं कि इसका पेरीमीटर होगा वर्ग का पेरीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर वर्ग का पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर होता क्या है, 4 गुने साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए जो होगा वो फ्रेंड्स 6 दिया गया। ठीक है, ए जो है वो 6 दिया गया, यानी कि कह सकते हैं कि वर्ग का जो भुजा है वो 6 के बराबर है। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फिर समकोण त्रिभुज बनाया जाता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि इसको फिर समकोण त्रिभुज में कन्वर्ट कर दिया जाता है इसी तार को। ठीक है, आगे कह रहा है कि वर्ग की एक भुजा को त्रिभुज बनाया जाता है, त्रिभुज का आधार बनाया जाता है, यानी कि वर्ग का एक भुजा कितना निकला है, 6 निकला है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, आधार बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये समकोण त्रिभुज है और नीचे आपका 6 होता है। आपको पता है ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट 6, 8 और 10 का ट्रिपलेट बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कह सकते हैं कि आधार 6 है तो ये आपका 8 होगा और ये आपका 10 होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहो तो फ्रेंड्स निकाल भी सकते हो, जैसे कि देखिए इसको पहले कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको ये ट्रिपलेट नहीं याद आया उस समय तो क्या करेंगे। तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, त्रिभुज का क्षेत्रफल कर सकते हैं 1/2 अपॉन में फ्रेंड्स आधार गुने ऊंचाई, यानी कि 6 गुने 8 लिखेंगे, तो इसको आप कटा लो, 8 तरीके 24 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता था फ्रेंड्स, अगर आपको ये नहीं पता हो, ट्रिपलेट आपको नहीं पता हो कि अब कैसे करेंगे, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो ये लंबाई दिया गया था वो 24 था। ठीक है, 24 था, यहाँ पे 6 हो गया, तो कह सकते हैं कि जितना लंबाई यहाँ पे था उतना ही लंबाई इस त्रिभुज को बनाने में भी लगा होगा। तो ये जब 6 हो गया तो बचा कितना हमारे पास 18, क्योंकि 18 और 6 24 होता है। तो हम ये कह सकते हैं, मानते हैं कि इसको ये x होगा तो ये 18 माइनस x होगा। बात को समझिए, ये 6 होगा, ये x हो गया, 18 माइनस x हो गया, क्योंकि टोटल मिलाकर के हमारे पास 24 लाना था। अब यहाँ पे दो चीज कर सकते हैं, आप तो फ्रेंड्स आप जैसे कि अगर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की जो वैल्यू निकलेगा, x की वैल्यू आपके पास 8 निकलेगा, और यहाँ पे फ्रेंड्स 8, 18 में से 8 को घटाएंगे तो 10 निकलेगा। फिर से वही चीज आ जाएगा, 10, 6, 8 और 10। आई होप के बात आप समझ सकते हैं किस तरह से हम लोग यहाँ पे इजिली कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 88 में क्या कह रहा है कि शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि फ्रेंड्स धारा के प्रतिकूल 45 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है, तो हमें यह बताना है कि धारा की चाल क्या होगी। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 88 कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो फ्रेंड्स हम मानते हैं कि एक शांत जल में नाव की चाल हमारे पास दी गई है, तो हम यहाँ पे लिख लेता हूँ कि शांत जल में नाव की जो चाल दी गई है इसको हम x मान करके लिख लेता हूं 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम मान लेते हैं फ्रेंड्स कि धारा का चाल हमें निकालना है, तो धारा का जो चाल है वो मान लेता हूं कि जो कि y, ठीक है, y किलोमीटर पर घंटा। अब इसके आगे हम क्या कह सकते हैं, कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल 45 किलोमीटर जो कि 6 घंटे में तय करता है। आपको फ्रेंड्स पता है कि अगर धारा के साथ चलते हैं तो x प्लस वाई होता है, और धारा के प्रतिकूल यानी कि विपरीत दिशा में चलता है तो x माइनस वाई होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि x और माइनस वाई जो चाल है वो 45 किलोमीटर चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, 45/6 कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है, यानी कि 10 रख सकता हूँ, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, 10 माइनस वाई इक्वल टू 45/6।
ठीक है। इसको हम चाहो तो आप कटा सकते हो 3 से। तो देखिए फ्रेंड्स 3 से कटाता हूँ तो 15 तिया 45 और 3 दूना 6, 15/2 का मतलब 7.5। क्लियर, आधा कर दिया मैंने, 15 का आधा यानी कि 7.5। अब ये बताइए कि 10 माइनस वाई इक्वल टू 7.5 है, तो वाई की वैल्यू कितनी होगी? 10 में से अगर 7.5 घटता है तो 2.5 बचेगा यानी कि 2.5। तो वाई की वैल्यू यानी कि वाई की वैल्यू धारा की चाल हमारा कितना निकल गया? 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 89 क्या दिया गया? यहाँ पे मैंने समानांतर श्रेणी से एक क्वेश्चन लिया है जो कि एपी कह सकते हैं यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इससे बारे में आपको ऑलरेडी एक वीडियो बना करके काफ़ी अच्छे तरीके से इस चैप्टर के बारे में आपको समझाया कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका रूल क्या होता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए समानांतर श्रेणी पर विचार करें। यानी फ्रेंड्स हमारे पास एक सीरीज दिया गया और ये सीरीज कुछ इस तरह से दिया गया। क्वेश्चन नंबर 89 है 7, 11, 15, 19। ठीक है, डॉट 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 दिया गया और हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया 28 पदों का योग क्या होगा। यानी फ्रेंड्स हमें निकालना है कि S28 क्या होगा, सम ऑफ 28 जो कि टर्म्स का। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि SN वाला फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया। ठीक है, बस इसी फॉर्मूले पे हम पुट करते हैं। देखिए n का वैल्यू हमारे पास जो कि 28 दिया गया, तो 28/2 करेंगे तो कितना होगा? 14। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 और a का मतलब जो कि फर्स्ट टर्म होता है तो इसको मैं 7 रखता होता हूँ, यहाँ पे 7 रखेंगे। n का मतलब फ्रेंड्स 28 में से 1 जाता है तो कितना रख सकते हैं? 27 गुने यहाँ पे d का मतलब क्या होता है? 2 पदों के बीच का अंतर। तो 2 पदों के बीच का अंतर कितना फ्रेंड्स? 4। यहाँ पर भी देख सकते हैं 4, यानी कह सकते हैं कि 2 पदों के बीच का अंतर यहाँ पे हम 4 रखेंगे d का मतलब। अब इन सभी को गुना करके हम लिख देते हैं। देखिए फ्रेंड्स 27 चौका 108 होता है और 108 में जो कि 7 दूना 14, 108 और 14 को जोड़ेंगे तो 122। तो डायरेक्ट मैं इसको लिख देता हूँ कि 14 इसको हटाता हूँ 14 गुने 122। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स हमारे पास ऑप्शंस में क्या दिया गया। ऑप्शंस में सभी डिजिट के स्टार्टिंग में या तो 2 है और या तो 6 है, लेकिन हम इसको गुना करेंगे तो हमारे लास्ट में डिजिट जो कि 8 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि ऑप्शंस में नहीं होगा, इसलिए ऑप्शंस नंबर हम डी को टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसलिए हमारा बिना इसको सॉल्यूशन किए हुए आंसर पता चल सकता है, ऑप्शंस डी को टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हमारे पास 90 क्या कह रहा है कि किसी 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु को पानी से भरा गया है और पानी को एक बेलनाकार पात्र में पलट दिया जाता है। तो हमसे ये पूछा है कि जिसकी त्रिज्या जो दी गई है वो शंकु की त्रिज्या की 1/3 है। तो हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बेलनाकार पात्र में पानी की ऊंचाई क्या होगी, यानी कि पानी हो उसका स्तर कितना ऊंचा तक रहेगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कहता है, जब भी आपके पास 2 फिगर होता है वहां पे हमें जो कंपेयर करना होता है उनके वॉल्यूम को कंपेयर करना होता है, यानी कि उसके आयतन को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे एक तो शंकु था और शंकु के पानी को हम लोग क्या करते थे? बेलन के पात्र में जो कि पलट रहे हैं। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि जो शंकु का आयतन यानी कि 1/3 पाई r स्क्वायर h जो होता है शंकु का आयतन हो गया, और यहाँ पे हम कह सकते हैं फ्रेंड्स की जो कि पाई r स्क्वायर h ये आपका वेलन का जो कि आयतन हो गया। इन दोनों को कंपेयर करेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि जिस पात्र में पानी को पलटा जाता है यानी कि बेलनाकार पात्र में पलटा जाता है, इसकी जो त्रिज्या है वो इसके त्रिज्या का 1/3 है। यानी हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पाई से पाई तो खत्म ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 1/3 लिखता हूँ। आर स्क्वायर को h यहाँ पे फ्रेंड्स दिया गया 24 सेंटीमीटर ऊंचाई जो कि शंकु में दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे r को ध्यान देना है, इसके r का 1/3 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि r/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और h का मतलब हमें h तो निकालना है। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर सकते हैं 1/3 r स्क्वायर को ज्यों का 3 लिखता हूँ, ये 24 इसको भी लिख देता हूँ। यहाँ पे r स्क्वायर हो गया और यहाँ पे 9 हो गया, गुने में h होता है। r स्क्वायर से r स्क्वायर खत्म। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 8 से ये आपका 8 3 के 24 खत्म हो जाता है और h को गुना करेंगे यानी कि 8 और 9 करेंगे तो 72 राइट आंसर आ जाता है। h का वैल्यू जो होगा 72 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन से डी को हम टिक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फ्रेंड्स मैथ्स के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस की। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 91 में क्या दिया गया। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई रेखा चित्र में कुल कितने चतुर्भुज है। तो ध्यान दीजिएगा फिगर क्या कह रहा है और इसमें चतुर्भुज को हमें काउंट करना है तो कैसे करेंगे। मैं मान लेता हूँ फ्रेंड्स ये कुछ फिगर इस टाइप से दिया गया और यहाँ पे ये फिगर मैं बना लेता हूँ। इस टाइप से फिगर दिया गया और इसमें हमसे पूछा है कि कुल कितने चतुर्भुज है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कैसे करेंगे चतुर्भुज। यानी फ्रेंड्स पहले तो हमें 4 दिख रहा है, ये 1 2 3 और ये 4। ठीक है, 4 हो गया। अब ये तो 4 सिंगल हो गया। उसके बाद डबल कर लेते हैं, यानी कि एक यहाँ से 2 और ये 3 और ये आपका टोटल 4, यानी फिर से यहाँ पे 4 हो गया। उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके बाद ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स इसको भी एक गिन सकते हैं, यानी कि एक यहाँ पे हो गया
ठीक है, और एक बड़ा वाला हो जाता है, यानी कि आपका टोटल बड़ा वाला, तो यानी कि 2 इस तरह से हो जाता है। तो यहाँ पे 4 और 4 8 और 8 और 2 10, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा आप नहीं गिन सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें टोटल आपका 10 होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 92 हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित छूटी हुई संख्या ज्ञात करें, यानी कि जो मिसिंग नंबर है उसे हमें फाइंड आउट करना है। और कुछ इस तरह से दिया गया, यहाँ पे लिखा गया फ्रेंड्स 1 3 और यहाँ पे 4 बराबर 10 लिखा गया। उसी तरह से 3 4 और यहाँ पे 6 बराबर लिखा गया फ्रेंड्स 26। तो हमें बताना है कि 4 और यहाँ पे 5 7 बराबर क्या होगा। कैसे करेंगे, सबसे पहले इस पैटर्न को समझते हैं कि यहाँ पे किस तरह से लिखा गया। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि क्या क्या किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसको फ्रेंड्स इसमें मैं गुना कर दूँ, इसमें गुना करता हूँ तो कितना होगा, 4 एकम 4 और 4 में 3 से 2 से गुना करेंगे, यानी कि 4 एकम 4 और बीच में प्लस देकर के जो बीच में है उसमें आप 2 से गुना करके लिखो, तो 3 दूना 6 और 4 10 आ जाता है। ठीक है, उसी तरह से इसमें भी ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग पे गुना करते हैं तो 76 18 हो जाता है फ्रेंड्स 18, और इसमें जो बीच में इसमें मैंने आपको बोला कि 2 से गुना करके लिखिए, तो 4 दूना 8 कर सकते हैं, यानी कि 18 और 8 कितना होता है 26, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इस जो पैटर्न यहाँ पे ऊपर दोनों में फॉलो किए उसी पैटर्न को यहाँ पर भी फॉलो करा लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें दोनों गुना करेंगे तो 7 चौका 28 हो गया, और इसमें आपको बोला कि 2 से गुना करना है बीच वाले में, तो 5 गुने 2 करेंगे तो 10, 28 और 10 38 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप डी को टिक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति एक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है तथा 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। ध्यान दीजिएगा, एक बिंदु से चलना स्टार्ट करता है, मानते हैं कि वो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, वो 3 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है, तो इसको ऊपर की तरफ 3 किलोमीटर मैंने ऊपर में भेज दिया। ठीक है, तब वो पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। पश्चिम की तरफ मुड़ने का मतलब कि 2 किलोमीटर वो इधर की तरफ मुड़ करके 2 किलोमीटर चलता है, और पुनः वो उत्तर की तरफ मुड़ करके 1 किलोमीटर चलता है, यानी कि ऊपर में फिर से वो मुड़ता है, वो 1 किलोमीटर आगे बढ़ता है। इसके बाद क्या कह रहा है, तब वह पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है। पूरब की ओर 5 किलोमीटर का मतलब इधर ये चलता है 5 किलोमीटर, 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो इसको मान लीजिए फ्रेंड्स ये 2 होगा, और ये जो एक्स्ट्रा आपका इधर जा रहा है वो 3 होगा, टोटल 5 है। आगे कह रहा है कि तब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, वो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब यहाँ पर 1 है तो इन दोनों का डिस्टेंस भी इक्वल होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 होगा। अब यहाँ से लेकर 1 है, लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो 3 था, तो ये कह सकते हैं कि टोटल ये कितना हो गया, 4 हो गया। टोटल ये 4 और ये टोटल आपका 3, और कह सकते हैं कि 3 और ये 4, तो ये डेफिनेटली आपका राइट एंगल ट्रायंगल की वजह से 5 होगा। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक कर सकते हैं, जो कि 5 दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 94 यहाँ पे क्या कह रहा है कि बी से ए अधिक अमीर है। ध्यान दीजिएगा, जो अधिक अमीर होगा मैं उसको ऊपर में लिखूंगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बी से ए अधिक अमीर है, तो ए को ऊपर में लिखता हूं और बी को नीचे लिखता हूं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि ए से सी अधिक अमीर है, यानी कि ए से सी अधिक अमीर है, इसलिए मैंने सी को ऊपर में लिखा। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि सी से डी अमीर है, सी से डी अमीर है। ठीक है फ्रेंड्स, सी से डी अमीर है तथा ई सबसे अधिक अमीर है, तो ई सबसे अधिक अमीर है, यानी कि ई सबसे ऊपर में हो गया। क्लियर। अब क्वेश्चन में ये पूछा कि तो मध्य में कौन होगा, ऊपर में 2 है, नीचे में 2 है, यानी कि मध्य में हमारा सी है। ऑप्शन हम किसको टिक करेंगे, ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन बी में ही सी दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 95 में क्या कह रहा है कि जब 2 मुद्राएं फेंकी जाती है तब 2 सिरे पाने की संभावनाएं कितनी होगी। ध्यान दीजिएगा, 2 सिरे पाने की संभावनाएं क्या होगी। 2 सिरे का मतलब क्या कह रहा है कि 2 हेड, क्योंकि हेड और टेल होता है, हेड को सिरे यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, तो 2 मुद्राएं फेंकी जाती है। सबसे पहले अगर मानते हैं फ्रेंड्स, एक सिक्का को हम उछालते हैं तो क्या आ सकता है, हेड और टेल आ सकता है। अगर एक और सिक्का को उछालते हैं तो उस पर भी वही कंडीशन आ सकता है। तो जब 2 सिक्के को एक साथ उछाल सकते हैं तो हो सकता है कि दोनों पर हेड आए, या फिर एक पे हेड आ सकता है, दूसरे पे टेल आ सकता है। हो सकता है कि पहले पे टेल आए, दूसरे पे हेड आए। ठीक है, दूसरे पे हेड आए, या हो सकता है कि दोनों पे टेल आए। ये कंडीशन बन सकती है। जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो हमारे पास कुछ कंडीशन इस टाइप से बन सकता है। अब क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि तब 2 सिरे पाने की संभावना है। तो 2 सिरे यानी कि फ्रेंड्स यही हो सकता है, 2 सिरे, क्योंकि दोनों पे हेड है। तो ये कह सकते हैं कि 4 संभावना में एक संभावना ये है और टोटल हमारे पास 4 है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम 1/4 ऑप्शन सी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 96 में क्या कह रहा है कि किसी पासे को फेंकने पर 8 आने की संभावनाएं क्या होगी। देखिए, अगर हम पासे को फेंकते हैं, यहाँ पे एक पासे नहीं फ्रेंड्स, यानी कि किसी पासे को फेंकते, पासे की जोड़ी 2 है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि पासे को फेंकने पर 8 आने की संभावना क्या होगी।
तो हम ये कह सकते हैं कि पहले पासे पर अगर फ्रेंड्स 2 आता है, पहले पासे पे 2 आता है तो दूसरे पासे पे 6 आना चाहिए, तभी 8 हो सकता है। अगर आप कहो कि 1 रखेंगे तो दूसरे पासे पे कोई और पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पासे पे 6 तक ही अंक होता है। अब 1 और 7 तो कर नहीं सकते क्योंकि 7 तो होता नहीं है, इसलिए से हम ये नहीं कर सकते। 2 और 6 होगा। अगर पहले पासे पे 3 आता है तो दूसरे पासे पे 5 आना चाहिए, तभी 8 हो सकता है। ठीक है, उसी तरह आगे बढ़ेंगे तो अगर पहले पासे पे 4 आता है तो दूसरे पासे पर भी हमें 4 ही लाना होगा। उसी तरह से अगर फ्रेंड्स तीसरे पासे पे अगर हम बात करें कि अगर पहले पासे पे अगर 5 आता है तो दूसरे पे 3 आएगा। उसी तरह से अगर 6 आता है तो उस पर 2 आएगा। अब आपके पास कोई और कंडीशन नहीं बन सकता है जिसमें आप 8 ला सकते हो, तो क्योंकि सब पे आप देख लीजिए 6 और 2 8, 5 3 8, 4 4 8, इस तरह से। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, टोटल हमारे पास जो कि 5 है और 2 पासे पे के जाते हैं, यानी कि उनकी टोटल संभावनाएं कितनी होगी 36। तो टोटल में यहाँ से लिख सकते हैं 36, यानी कि ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर सकते हैं जो कि 5/36। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या समूह 5 6 12 संख्या समूह के स्वरूप है। ठीक है, समरूप है, यानी कि सेम टू सेम इसी तरह से लिखा गया। 5, ध्यान दीजिएगा कि 5 6 और 22 लिखा गया। ठीक है फ्रेंड्स, 5 6 और 22 यहाँ पे हमारे पास जो कि दिया गया, और हमसे पूछा है कि ऑप्शंस में इसी के तरह कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या किया कि 5 के बाद 1 बढ़ाया गया 6। ठीक है, 5 के बाद 1 बढ़ाया गया और यहाँ पे ध्यान दिया कि 5 और 6 को जोड़ा गया 11 में 2 से गुना करके लिखा गया 22। इसी तरह से ऑप्शन से अगर आप सी को उठा करके देखिए, सी में क्या लिखा गया 8 9 और यहाँ पे लिखा गया जो कि 34। ठीक है, इन दोनों को करेंगे तो क्या होगा, 1 बढ़ाया गया जिस तरह से 5 के बाद 1, यानी कि ये 1 बढ़ाया गया। उसके बाद देखिए 9 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 17, 17 में 2 से गुना करेंगे तो 34 आता है कि नहीं। जिस तरह से ये किया गया उसी तरह से ये भी किया गया, इस तरह से समरूप है, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है कि विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें, जो कि मिसिंग नंबर है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास कुछ एक सीरीज दिया गया, कुछ इस तरह से, ध्यान दीजिएगा। मैट्रिक्स बनाया गया 10 85 और यहाँ पे 8, नीचे लिखा गया 7 54 और यहाँ पे 7 है। उसी तरह से 8, यहाँ पे मिसिंग नंबर, यहाँ पे 9 है। हमें बताना है फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे किस तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या किया कि इस पैटर्न को पहले समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स स्टार्टिंग को मैं बोलूँ कि 10 में इन दोनों को गुना करना है, यानी कि इन दोनों के बीच का अगर हम मल्टीप्लाई करते तो कितना होगा 10 × 8 80 और खुद से इसमें 5 को ऐड किया गया 85। ठीक है, यानी यहाँ पे मैंने 5 को ऐड किया तो यहाँ पर भी हमें वही ऐड करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा इन दोनों को देखिए, गुना करेंगे तो 7 7 49 और 49 में फिर से अगर 5 को जोड़ देते हैं तो 54 आ जाता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी कर लेते हैं। 9 × 8 करेंगे तो 72 और 72 में हम 5 को ऐड करेंगे तो 77। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 99 में क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको एक दिया गया है कि नाइफ। ठीक है, नाइफ के लिए लिखा गया MPKHG। चलिए इसको मैं लिख देता हूँ। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स क्या लिखा गया। ठीक है, तो और हमसे यह पूछा जा रहा है कि डी हमारे यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसको किस तरह से लिखा गया। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि इसमें एक एक पैटर्न बढ़ाया गया, यानी कि KLM एक बढ़ाया गया, NOP एक एक बढ़ाया गया। उस तरह से इसमें क्या कर सकते हैं, तो देखिए D के बाद EF लिख सकते हैं। ठीक है, और F तो स्टार्टिंग हो रहा है किसमें 3 तरह से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो TU भी लिख सकते हैं। लेकिन देखिए फ्रेंड्स A और C दोनों मैच कर रहा है। अब क्या करते हैं, A और C में सब तो कॉमन है लेकिन लास्ट में डिफरेंसेस है, तो F के बाद G और H, यानी कि ये लास्ट में H आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हम C को टिक कर सकते हैं बिना इसको पूरा बनाए हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 100 में क्या दिया गया कि निम्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे एक पैटर्न आपको पास दिया गया है और यहाँ पे पैटर्न कुछ इस तरह से लिखा गया 16 7 और ये पैटर्न है जो कि 207 का। ठीक है, उसी तरह से हमसे एक और पैटर्न दिया गया 25 और यहाँ पे 21 और पूछा ये जा रहा है कि यहाँ पे क्या होगा मिसिंग नंबर। कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, कर क्या सकते हैं यहाँ पे क्या किया गया, इस पैटर्न को ध्यान से समझते हैं पहले, उसके बाद हम इसको करते हैं। अगर मैं बोलूँ फ्रेंड्स इन दोनों को आप स्क्वायर करके, जो कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों का स्क्वायर कीजिए, तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 256। ठीक है, 256 में अगर 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49, अगर 56 में से 49 घटाते हैं 207 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 16 में से 7 9 गया 7। उस तरह से यहाँ पर भी करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 625 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 441 और 625 में से 441 घटाएंगे तो देखिए 4 ऑप्शंस में कहाँ पे दिख रहा है 4, सिर्फ एक ही ऑप्शन से जो कि 184। ऑप्शन नंबर डी को आप टिक करके आगे बढ़ सकते हो।
तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का ये 100 क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा होगा। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।